हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 21 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। इतिहास की बुक से पाठ नंबर 5 है, जब जनता बगावत करती है। डेट है 11 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे जनता की नज़र से। तो जनता की नज़र से क्या हुआ था वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, ये पढ़ेंगे आज हम। इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़िए। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़ना है। तो सबसे पहले स्रोत 1 पढ़ते हैं। स्रोत 1 में आपको दिया गया 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वह वापस लौट जाए, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों को धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया गया। इसमें बताया गया है महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विष्णु भट्ट गोडसे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी माझा प्रवास। उसके यहाँ पे उसके बारे में कुछ उस अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट उनके चाचा मथुरा में एक यज्ञ आयोजित करने के लिए जा रहे थे। वो तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उन्हें सिपाहियों ने कहा कि वह यहाँ से वापस लौट जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोहराम मचने वाला है, क्योंकि जो अंग्रेज सरकार है वह हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने के लिए तैयार है, ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐसे 84 नियम बनाए हैं, उनकी सूची बनाई है। कलकत्ता के सारे राजा और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान भी कर दिया है। और कलकत्ता में जितने भी राजा हैं, राजकुमार हैं, वो उनके सामने ये ऐलान हो चुका है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सिपाही हैं उन्होंने कहा कि जो राजा है या राजकुमार है वो इन नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। तो राजाओं ने भी उन्होंने घातक परिणाम की चेतावनी भी दी उन्होंने अंग्रेज़ों को, और कहा कि अगर ये नियम लागू हुए तो उथल पुथल मच जाएगा। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। फिर राजा को बहुत गुस्सा आया और वो अपने अपने स्थानों पे लौट गए, राजधानियों पे लौट गए। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। और सारे जो लोग थे वो योजना बना रहे थे कि कैसे इस धर्म युद्ध से बचा जा सके, या धर्म युद्ध लड़ने के लिए तारीख तय कर ली थी। तो आगे हम स्रोत 2 में पढ़ते हैं। जल्दी ही हर टुकड़े में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है, जो बंगाल नतीवे आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ, और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फॉर्म सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के स्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। तो सीताराम पांडे एक सिपाही था। वो 1812 में भर्ती हुआ था, 1860 में सेवानिवृत्त हो गया। उन्होंने जो सीताराम पांडे थे वो अंग्रेज़ों से बगावत करने में दबाना चाहते थे, पर उनका जो बेटा था वो विद्रोहियों के साथ था, और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने ही मार डाला था। और उनसे राम पांडे ने 1861 में एक अवधी भाषा में एक संस्मरण भी लिखा, जिसे अंग्रेज़ों ने उसे अंग्रेजी भाषा में नारगेट्स के रूप में अनुवाद करवाया। तो अब सीताराम के हम कुछ संस्मरणों का अंश एक प्रकार पढ़ते हैं।
एक अंश पढ़ते हैं। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वह सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को परेशान किया। इसी दौरान ना जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी। अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि इन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का, क्योंकि उन्होंने आपको पता है सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाए थे, इसलिए जो मुसलमान धर्म था और हिंदू धर्म तो वो दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार अपने आप ख़त्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने के लिए हिदायत दी। तो अब आपकी ये स्रोत 1 और स्रोत 2 थे। अब आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उन्हें करते हैं। माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा? तो जब माझा प्रवास में आपने पढ़ा कि विष्णु भट्ट और चाचा जब एक योग के लिए जा रहे थे तो उन्हें मना क्यों कर दिया सिपाहियों ने? तो आप इसका आंसर लिखेंगे। सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को इसलिए योग जाने के लिए कहा क्योंकि 3 दिनों में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत होने वाली है और एक घमासान युद्ध होने वाला है। तो आप यहाँ पे लोग की जगह योग कर लेंगे, तो योग कर लेंगे इसका। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सीताराम पांडे कौन थे? ये आपको पता है, ये सिपाही थे और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो अंग्रेज़ों ने करा था। तो आप इसे लिख देंगे। सीताराम पांडे अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। सूबेदार यानी सिपाही समझ सकते हैं आप, जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा। उन्हें कमान अफसर नॉरगेट ने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया, यानी अंग्रेज नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? आपको बताना है जो अंग्रेजी फौज में भारतीय सिपाही भी काम करते थे उनमें अविश्वास क्यों भर गया था? तो आप इसका आंसर लिखेंगे। तो अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाही में अविश्वास इसलिए भर गया था, तो आप लिखेंगे आंसर में भारतीय सिपाही मुगल बादशाह के साथ दुर्व्यवहार की अफवाहों से आहत हुए थे। भारतीय सिपाही अवध पर अंग्रेजी कब्जे से भी नाराज थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कर लिया था, इसलिए भी परेशान थे। भारतीय सिपाहियों में वह अफवाह फैल गई थी कि अंग्रेजी सरकार उन्हें ईसाई बनाना चाहती है, उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है और उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सुअर की चर्बी का लेप लगवाया था। तो ये भी आप लिख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो जाता है? विस्तार से लिखिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। संस्मरण का अर्थ है स्मृति या याददाश्त के आधार पर लेखन। संस्मरण भी इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिन लोगों ने उन घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा या महसूस किया है वो इसका जीवन वर्णन करते हैं और ये एक विश्वसनीय स्रोत होता है कि हमें पता है कि अगर किसी ने वो पूरी चीज़ देखी है तो उससे हमें भी पता चले। अब ये हमने तो नहीं देखा कि कैसे अंग्रेज आए थे, क्या क्या हुआ, वो किसी ने देखा फिर उसने उस बुक बनाई, उस पर लिखा, तभी तो हम उसे पढ़ रहे हैं आज।
हमें तो नहीं पता था कि ये सब हुआ था, हम तो बुक से ही जानते हैं। तो यही बताया गया संस्मरण का। तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट का आपका क्वेश्चन है, जो आपके सीताराम पांडे थे, जो कि एक सूबेदार थे, वो कब भर्ती हुए थे सूबेदार की पोजीशन के लिए? मुझे सन बताएंगे कब भर्ती हुए थे वो सूबेदार की पोजीशन के लिए। और सेवानिवृत्त तो आपको पता है 1860 में हुए थे, पर भर्ती कब हुए थे? तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।